हेलो साथियों, आप सभी का टीएसए क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्राचीन भारत से क्वेश्चन सीरीज, इतिहास की इस क्वेश्चन सीरीज में हम चर्चा करेंगे। एसएससी, यूपीएससी के मेंस एग्जाम के लिए फोकस करेंगे। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी की अन्य परीक्षाएं जो जिनमें हमारे इतिहास से जो क्वेश्चन उठते हैं। इसके अलावा यूपी कांस्टेबल की परीक्षाएं संभवतः आने वाली हैं। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां हिस्ट्री के एग्जाम में आती है, तो उसके लिए आज की ये क्वेश्चन सीरीज जो मॉक टेस्ट हम आपको लेकर आए हैं, ये बहुत उपयोगी होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें, आपके बहुत सारे कंसेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अभी हमारी अभी जो हमने आपको वीडियो उपलब्ध कराए थे यूपीएससी के पैट एग्जाम के लिए, वो बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वहाँ से आए हैं। बहुत कम वीडियो से अधिकांश क्वेश्चंस हमारे परीक्षाओं मिले, तो ये सक्सेस रेट बहुत हाई है। देखिए, बहुत कम वीडियो देखने के बाद आपको अधिकांश क्वेश्चन परीक्षा मिल जाए, ये बड़ी बात है। तो आप विश्वास करके हमारे साथ बने रहिए, आपका बहुत अधिक इससे लाभ होने वाला है। ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो इसे देखना चाहते हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है, अपने तैयारी में और अधिक वो चार चांद लगाना चाहते हैं, उन तक पहुंचाइएगा। इसी के साथ देखिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूँ। आज आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत अधिक सहायता करने वाले हैं सिलेक्शन में। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है कुबेर नागा, प्रभावती गुप्त, राजश्री और कुमार देवी। तो ये चार महिलाएं हैं। इन महिलाओं में बताना है कौन गुप्त काल में एक प्रभावशाली महिला शासिका रही है। देखिए, इसमें आपका आंसर जो है वो हमारा प्रभावती गुप्त है। तो प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त की पुत्री है। चंद्रगुप्त की पुत्री है। महाराष्ट्र में बागटक शासक से विवाह हुआ था, वहां इसने शासन किया था। तो चंद्रगुप्त की पुत्री है प्रभावती गुप्त। उत्तर होगा बी। राजश्री हर्षवर्धन की बहन है। ध्यान रखें, ये हर्षवर्धन की बहन है और इसने शासन नहीं किया, इसने अपने भाई को अपना शासन सौंप दिया था। कन्नौज का शासन हर्षवर्धन को सौंप दिया था। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। तो ये तीन महिलाएं हैं, है ना। ये आपका क्वेश्चन आपका सुपर टेट में आया भी था कि बताओ चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? तो कुमार देवी इसका नाम था। तो पहले प्रश्न का उत्तर है हमारा प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम बड़ा प्रसिद्ध किताब है, बहुत अधिक एग्जाम में आती है। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? देखिए, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या रायदास। ये चार ऑप्शन हमारे दिए हैं। इन चार ऑप्शंस में से जो सबसे आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, कालिदास, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो किताब है, देखिए, एक तो ये संस्कृत में लिखी गई है। क्या है? संस्कृत में लिखी गई है, कालिदास ने लिखी है। और इस किताब में देखिए, इस किताब में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी, विवाह का और उनके संतान भरत का जिक्र किया गया है। इन दोनों का विवाह कर्ण आश्रम में, जो आजकल कोटद्वार के पास पड़ता है, वहाँ हुआ था। उस पर लिखी गई किताब है, लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है ना। तो शकुंतला जो थी, जो आपके कर्ण ऋषि के आश्रम में रहती थी, वहाँ पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया भरत। तो भरत वंश के राजा थे दुष्यंत, इनके नाम पर नाम रखा गया भरत, जो बाद में हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट बना, जिसके नाम पर भारत का नाम आज भारत पड़ा है। तो ये कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम की। कालिदास, देखिए, कालिदास जो है भारत के महाकवि कहलाते हैं। कालिदास काली की उपासना करके ये कालिदास कहलाए।
और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आपके कालिदास संस्कृत के महान नाटककार, लेखक, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में देखिए इन्होंने एक तो लिखी अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, इन्होंने किताब लिखी, नाटक था। एक इनका नाटक है हमारा, देखिए विक्रमोर्वशीय, और दूसरा है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, एक किताब, एक नाटक है इनका मालविका और अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है इस नाटक में। और विक्रमोर्वशी देखिए आपका पुरुरवा का इसमें और उर्वशी का इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा देखिए एक किताब जो है इनकी वो है कुमार संभव। तो कुमार संभव इन्होंने लिखा, कुमार संभव बहुत प्रसिद्ध किताब है, बहुत बार पूछी गई है। कुमार संभव लिखी, कुमार संभव में देखिए शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय कुमार का जन्म का वर्णन, साथ ही साथ तारकासुर को वध का वर्णन इसमें किया गया है। और देखिए इन्होंने लिखी मेघदूतम, तो मेघदूतम एक काव्य लिखा। इसके अलावा इनके द्वारा लिखा है काव्य है आपका ऋतु संहार। तो ये किताबें हैं हमारे कालिदास द्वारा रचित किताबें हैं, यहाँ से हमारी पूछी जाती हैं, ये आप नोट कर लेंगे। और देखिए तुलसीदास जी आप जानते ही हैं, ये हिंदी के कवि हैं, और हिंदी में उन्होंने कौन सी हिंदी की अवधी भाषा को इन्होंने अपने साहित्य के लिए चुना। अयोध्या से संबंध रखते हैं। रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध किताब, देखिए घर घर में इसका वाचन आपका कभी ना कभी जीवन में आप लोग करवाते ही हैं। तो तुलसीदास जो है इन्होंने रामचरितमानस और बहुत सारी किताबें लिखी। सूरदास जी देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, और सूर सागर इनकी पुस्तक है, भ्रमर गीत आदि इनकी पुस्तकें हैं। तो ये हमारे बड़े प्रसिद्ध राइटर भारत के रहे हैं। भारत के साहित्य को उन्होंने धनी बनाया है और भारतीय संस्कृति को धनी बनाया है। इन आपके लेखकों ने। अगला का देखिए क्वेश्चन, खगोलविद बारह मेहर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो अभी मैंने बताया था कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन में है आपका पृथ्वीराज चौहान। ये देखिए पृथ्वीराज चौहान 11वीं सदी में थे, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएंगे क्योंकि कालिदास बहुत पहले थे। बिंदुसार देखिए, बिंदुसार जो था वो 2nd BC के कहानी है, 2nd BC में थे ये। बिंबिसार तो और बहुत पहले है, ये 4th से 5th BC में हुए। विक्रमादित्य देखिए ये हमारे 3rd से 4th AD में हुए विक्रमादित्य। तो ये कौन से विक्रमादित्य हैं? इसका जो ऑप्शन है आंसर वो हमारा विक्रमादित्य है, और ये है चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 12 मेहर और आपके कालिदास थे। पैट के एग्जाम में हमारा क्वेश्चन यहाँ से आया था कि बताइए किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौ रत्न रहते थे, जिनमें से एक थे 12 मेहर और एक थे कालिदास। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न कहलाते थे। बिंबिसार देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है, हर्यक वंश का शासक है, पितृहंता वंश का शासक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, अशोक का पिता है। पृथ्वीराज चौहान देखिए दिल्ली के शासक हैं, और ये आपके दिल्ली के चौहान शासक थे जिसे मोहम्मद गौरी ने परास्त करके भारत पे शासन स्थापित किया था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो विक्रमादित्य रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा तो एक नाम है इसमें, जिसके अलावा उसे 3 और नामों से जाना जाता है। जो सलाहकार था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर
298 BC तक आपका मगध का शासक था। किसका? मगध का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से इसने नंद वंश के धनानंद को परास्त करके एक भारत में राष्ट्र राज्य की, है ना, अखंड भारत से कहते हैं राष्ट्र, अखंड राष्ट्र की इसने स्थापना की थी। भारत में राष्ट्रवाद को प्रसारित करने का, लाने का श्रेय जो है वो कौटिल्य को जाता है और कौटिल्य ही इसके सलाहकार थे। इनमें देखिए चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये तीनों नाम एक ही हैं, ये तीनों नाम एक ही हैं। इन यानी विष्णुगुप्त को ही जाना जाता है चाणक्य के नाम से और कौटिल्य के नाम से। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आंसर होगा, क्योंकि समुद्रगुप्त क्या है? गुप्त वंश का एक महान शासक है समुद्रगुप्त। तो चाणक्य किस नाम से? चाणक्य की देखिए, चाणक्य का विशेषता क्या है? चाणक्य देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय, कहाँ के थे ये? तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये राजनीति, कूटनीति और ये देखिए युद्ध कला सिखाने के प्रोफेसर थे। युद्ध कला सिखाने के प्रोफेसर थे। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है अर्थशास्त्र इनकी एक किताब है, जो पुस्तक है बहुत अधिक पूछी जाती है। अर्थशास्त्र पुस्तक है जो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। नाम इसका अर्थशास्त्र है। मौर्य शासन, उससे पहले के शासन की प्रशासन के बारे में जानकारी देती है अर्थशास्त्र। ये बात आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आंसर हमारा क्या रहेगा इसमें? समुद्रगुप्त रहेगा। चाणक्य भारत की बड़ा बेहतरीन पर्सनालिटी, जिसने भारत की राजनीति को, कूटनीति को नई धार दी। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। वैसे ही उल्टी बात है कि भारत का मैकियावेली कहा जाए। मैकियावेली चाणक्य से 1000 से 1200 साल बाद हुए और उसके बाद भी उल्टी गंगा बहाई गई। इन अंग्रेजों के द्वारा भारत को क्या कहा गया कि भारत का मैकियावेली कौन? चाणक्य। उल्टी बात ये होनी, सही बात तो ये होनी चाहिए थी कि मैकियावेली यूरोप का चाणक्य है। मैकियावेली यूरोप का चाणक्य, लेकिन आरंभ में अधिकांश इतिहास हमारा जो है अंग्रेजों द्वारा लिखा गया, ब्रिटिशर्स द्वारा लिखा गया और उन्होंने भारत के हर इतिहास को तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश कर दिया कि भारत में कुछ हुआ ही नहीं है। नेपोलियन बहुत बाद में हुआ, समुद्रगुप्त बहुत पहले हो गया था, फिर भी क्या कहा गया कि भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त है। तो इस तरह से बातें इन्होंने की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन है? देखिए धन्वंतरी, भारतीय इतिहास की हम बात करें तो आपके देखिए विज्ञान, ज्ञान और से भरा हुआ भारत का इतिहास रहा है, जो बाद में हम देखें आजकल भुला दिया गया है। धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन है? तो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, आयुर्वेदाचार्य थे। अब देखिए कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति नहीं थे, है ना, ऑप्शन हट जाएगा, सेनापति नहीं थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है? चिकित्सक आया है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, तो चिकित्सक थे। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हर्ष के समय के, तो हर्ष के समय नहीं थे, ये हट जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, ये कौन से चिकित्सक थे? तो आंसर होगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक नवरत्न और चिकित्सक थे। धन्वंतरी, चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत, ये बहुत ही प्रसिद्ध भारत के आपके चिकित्सक रहे हैं, औषधाचार्य रहे हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने भारत में सर्जरी को भी उस समय अंजाम दिया था। दुनिया जिस समय सर्जरी का नाम नहीं जानती थी, उस समय ये लोग आँखों की भी सर्जरी करते थे। चरक संहिता में बहुत विस्तार से इसका पूरा वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पढ़ें अगला। देखिए क्वेश्चन आया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये बड़ा अजीब सा लगता है जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम कि भारत का नेपोलियन कौन? नेपोलियन देखिए 18वीं शताब्दी में हुआ ना, 17वीं, तो 17वीं और 18वीं सदी में ये हुआ। 1815 के वाटरलू के युद्ध में हारा था ये। 1815 के वाटरलू के युद्ध में हारा था फ्रांस से नेपोलियन, और इसे फिर जो है कैद कर लिया गया था। तो देखिए अब इसे भारत का नेपोलियन कौन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो है हमारा सही वो समुद्रगुप्त है।
तो समुद्रगुप्त को बी ए स्मिथ ने, है ना, बी ए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों कहा है? समुद्रगुप्त देखिए गुप्त वंश का शासक है और ये तलवार लेके पूरे भारत में सेना लेके निकल गया और भारत में इसने 5 अपने अभियानों में पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक विजित किया। इस तरह से पूरे भारत को फिर से एक राजा के एक शासन के अधीन लाकर अखंड भारत की फिर से नींव रखी समुद्रगुप्त ने। जो काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, अशोक तक ये काम होता रहा, उसके बाद ये करने वाला व्यक्ति कौन है? समुद्रगुप्त है। तो इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, परास्त नहीं हुआ था ये। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ये मगध या हम कहें मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कहलाता है। सम्राट अशोक जो था वो इसका पोता था, आपका किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। अशोक को देखिए महान शासक कहा जाता है, अशोक द ग्रेट कहा जाता है। और इसे देवनाम पियदसी के नाम से इसके अभिलेखों में दर्शाया गया है, जो अभी हमारा कल पैट में ही इसका क्वेश्चन आया है। और हमारे तो देवनाम पियदसी के नाम से जाना गया। तो ये हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देखिए ये आपका गुप्त शासक है और महानतम शासक कहलाता है गुप्त वंश का महानतम शासक कहलाता है। समुद्रगुप्त का पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, जिसके दरबार में नवरत्न निवास करते हैं। मौर्य काल का स्वर्णकाल, गुप्त काल का स्वर्णकाल कहलाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। अगला पढ़िए, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? ध्यान रखिए, क्वेश्चन बड़ा हमें ध्यान से पढ़ना होता है, कई बार क्वेश्चन पूरा ना पढ़ के उत्तर गलत हो जाता है। हमने पढ़ा इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, तो अशोक से संबंध होगा, लेकिन पूछ क्या रहा है? किसके शासन के बारे में बताता है। अशोक ने अपने शासन के बारे में बातें नहीं बताई हैं, उसने जनता से अपना संवाद कायम किया है और बताया है कि उसको जनता को क्या करना है, क्या नहीं करना है। वैसे इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, इसे रानी का स्तंभ भी कहते हैं। इस स्तंभ पर कई शासकों ने अपने अभिलेख गुदवाए। उनमें से एक शासक था समुद्रगुप्त, जिसने इस पर अपने अभिलेख गुदवाए। अब देखिए इसमें अशोक का तो नाम ही नहीं कहीं भी, है ना, तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा समुद्रगुप्त आएगा। समुद्रगुप्त ने इस पे अपने अभिलेख गुदवाए थे। आंसर होगा समुद्रगुप्त, जो कि कहलाता है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। हरिसेन ने इसको लिखा था, संस्कृत में लिखा हुआ है, तो ये बड़ा प्रसिद्ध अभिलेख है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर देखिए बताया मैंने आपको क्या है, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त प्रथम देखिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। और गुप्त संवत चलाने का श्रेय इसे ही जाता है। गुप्त काल में गुप्त संवत 319 एडी चलाने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त प्रथम है। इसी के राज्यारोहण की तिथि को गुप्त वंश संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहलाता है, ये गुप्त वंश का महानतम शासक है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो अभी मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल दी थी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी देती है। कुमारगुप्त देखिए ये भी गुप्त शासक है। कुमारगुप्त गुप्त शासक है और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। तो नालंदा विश्वविद्यालय इसके समय में बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने वाला व्यक्ति कौन है? कुमारगुप्त है। फिर वही चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय आगे हमारे इसमें हम बातें कर ही चुके हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों को विजय प्राप्त की? तो हूणों पर, हूण जो है देखिए, हूण जो है आपके
मध्य एशिया, ये एशिया की मध्य एशिया की बर्बर जनजाति है, एक बर्बर जनजाति है हूण। इनका आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त के काल में इनका आक्रमण हुआ और हूणों को बुरी तरह परास्त करने वाला व्यक्ति है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हूणों को परास्त करने वाला व्यक्ति है। ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हूणों को आक्रमण को किसने विफल किया या हूणों को किसने परास्त किया पहली बार, तो वो कौन है? स्कंदगुप्त है। इसके बाद जो है हूणों ने लगातार आक्रमण करने जारी रखे। हर्षवर्धन के समय तक ये आक्रमण होते रहे थे और बाद में पश्चिम में सिंध तक जो है हूणों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। खुशनवाज इनका नेता था। तोरमाण के नेतृत्व में बाद में आक्रमण हुए और राज्य स्थापित हुआ पंजाब और उधर आपके सिंध की तरफ हूणों का। ठीक है, भानुगुप्त यहाँ पर ऑप्शन में आया है। भानुगुप्त एक और शासक है जिसने हूणों को लड़ाई लड़ी, हूणों से लड़ा, लेकिन तो ये भानुगुप्त, इसका एक क्वेश्चन आगे आने वाला है। भानुगुप्त ने हूणों से लड़ते हुए इसका एक सेनापति मारा गया था, तो इसके सेनापति की पत्नी सती हुई थी। तो ये क्वेश्चन आता है हमारा कि बताइए सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कौन से गुप्त शासक से हमें प्राप्त होता है? भानुगुप्त पहला वो शासक है जिसके समय में सती प्रथा, भारत में सती प्रथा का हमें यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होता है। देखिए, ऐतिहासिक साक्ष्य मिलना प्रूफ होता है। अब तक हमारे पास जो साक्ष्य थे वो साहित्यिक साक्ष्य हुए थे, ऐतिहासिक साक्ष्य या अभिलेखीय साक्ष्य नहीं था। वो अभिलेखीय साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। 510 आपके ईस्वी की बात है। तो भानुगुप्त आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसके सिक्कों पर नंदी, इसके सिक्कों पर मयूर और कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। अब तक गुप्त काल में जो सिक्के मिल रहे थे हमारे, वो सिक्के मिल रहे थे आपके गरुण प्रकार के सिक्के थे। सिक्कों पर गरुण का अंकन होता था, गरुण की राजमुद्रा थी गुप्तों की। लेकिन इसके समय में यहाँ पर गरुण के स्थान पर मयूर आकृति के सिक्के मिले हैं, यानी मोर आकृति के सिक्के मिले हैं। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि ये बाद के जो गुप्त शासक थे वो शिव के उपासक हो गए थे। इससे पहले जो गुप्त शासक थे वो विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता किसे कहा जाता है? तो देखिए, शकों को परास्त करने वाला शक कौन है? शक जो है, देखिए इन्हें सीथियन कहा जाता है और ये मध्य एशिया की जनजाति है। मध्य एशिया की जनजाति है शक। जनजाति जानते हैं? तो देखिए, ये कबीलाई लोग थे, ट्राइबल्स लोग थे जो अपनी जीविका और अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जगह जगह घूमते रहते थे, घुमक्कड़ थे, तलवार लेके निकल गए और जहां उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हुआ वहां वो कुछ समय रुक गए। जब ये भारत की ओर आए तो भारत देखिए एक ऐसा स्थान था जहां रहने के लिए, जीवन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। तो यहाँ जो बहुत सारे विदेशी भारत की ओर इसीलिए पलायन करके आए, माइग्रेट हुए, ताकि उन्हें भारत में स्थायित्व प्राप्त हो सके और भारत ने सबको स्थायित्व प्रदान किया। उनमें से मध्य एशिया के बहुत सारी जनजातियां थी और ये मध्यकाल तक चलता रहा, अंग्रेजों तक चलता रहा। लोगों ने आके स्थायित्व प्राप्त किया और यहाँ अपना शासन स्थापित किया। उनमें से शक एक थे। अब देखिए, शकों को हराने वाला जो पहला व्यक्ति था हमारा, प्रथम जो व्यक्ति था वो कहलाता है 57 बीसी में मालवा से, कहाँ से? मालवा के शकों को विक्रमादित्य नामक राजा ने हराया था। विक्रमादित्य ने हराया था। तो 57 बीसी में जो वहाँ का शासक था उस क्षेत्र का, वहाँ के मालवा के शकों को परास्त किया और इस उपलक्ष्य में इस शासक ने विक्रम संवत चलाई 57 बीसी में और विक्रमादित्य एक नाम बन गया भारत में। वल का युद्ध
युद्ध का और शक्ति का, विजय का एक प्रतीक बन गया। बाद में जिन लोगों ने भी बड़े कारनामे युद्ध में किए, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे यहाँ हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त किया। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय वह व्यक्ति जिसने भारत में परमानेंटली शकों के राज्य को समाप्त कर दिया। मथुरा और मालवा के शकों को परास्त करके इसने शकों की शाखा को भारत से खत्म किया। यहाँ आंसर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और इस पराजय के बाद, इस विजय के बाद, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद को विक्रमादित्य कहा। क्या कहा? देखिए मैंने बताया था विक्रमादित्य क्या हो गया है, एक टाइटल बन गया है। जैसे यूरोप में सीजर और अलेक्जेंडर एक टाइटल बन गया था, प्रतीक बन गया था। भारत में स्कंद एक नाम था कार्तिकेय का। तो वीर योद्धा को किसके जैसा हो? स्कंद जैसा हो, कार्तिकेय जैसा हो, या फिर यहाँ हम देखें तो कौन है? विक्रमादित्य जैसा होना चाहिए। तो ये एक टाइटल, एक आपका शौर्य का प्रतीक बन गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको परास्त किया था, है ना। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन पढ़िए, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान कौन है? भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री है। प्रथम चीनी यात्री है और धार्मिक यात्री, ध्यान रखें धार्मिक यात्री है। ये बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया था, पुस्तकें इकट्ठा करने के लिए भारत आया था। ये व्यक्ति जो है आपका मध्य एशिया होते हुए, ये व्यक्ति मध्य एशिया, फिर भारत और उसके बाद श्रीलंका होते हुए चीन की ओर चला गया था आपका फाहियान, ठीक है ना। इसने भारत के बारे में कुछ बातें बताई हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में उसने बताया है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ये वहाँ पर देखते हुए आया था, पढ़ते हुए आया था। तो ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में आया, पहला चीनी यात्री है, ठीक है। श्रीगुप्त देखिए, श्रीगुप्त जो है प्रथम गुप्त शासक है। प्रथम गुप्त शासक है श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश का संस्थापक भी कहलाता है। संस्थापक कहलाता है। इसकी उपाधि महाराज है। तो महाराज उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त श्रीगुप्त ने। और देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। महाराजा धीराज, तो ये महाराजा धीराज कहलाया। इसलिए पहला जो गुप्त शासक है जिसे स्वतंत्र शासक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। इसे संस्थापक माना जाता है वास्तविक, क्योंकि ये महाराजा धीराज था। ये उस समय का सबसे बड़ा टाइटल था। महाराजा धीराज नहीं, सभी बहुत सारे राजाओं का ऊपर क्या है, महाराजाओं के ऊपर महाराजा धीराज है, वो कहलाता था सबसे उच्च आपका पर्सनालिटी कहलाता था उस समय। तो ये था। इसके देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तो उस समय था हमारा। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि थी वो विक्रमादित्य थी। इसके अलावा इसने परम भागवत की उपाधि, भागवत की उपाधि धारण की। साथ ही साथ शकों को हराने के वजह से, शकों को परास्त करने की वजह से ये शकारी कहलाया। और इसने व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? कौड़ी। देखिए कौड़ी जो होती है आप जानते हैं, कौड़ी समुद्र में प्राप्त होती है। सीप यानी एक छोटे से कीड़े के एक खोल होता है आपका कैल्शियम का। कौड़ी ये नहीं है। दीनार, निष्क, पर्ण, तो निष्क स्वर्ण का ढेर कहलाता है। पर्ण जो है एक मुद्रा है, छोटी मुद्रा है। यहाँ कह रहे हैं स्वर्ण मुद्रा की बात कर रहे हैं। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा है वो दीनार है, ठीक है। तो यहाँ दीनार को स्वर्ण मुद्रा कहलाता है। इससे पहले यहाँ पर जो शासन कर रहे थे देखिए कुषाण, तो कुषाणों के शासन काल में भी ये दीनार कहलाती थी और गुप्त कुषाणों के सामंत थे। बाद में कुषाणों के शासन को समाप्त करके, शकों के शासन को समाप्त करके भारत में गुप्त वंश आया था और दीनार यहाँ भी इनकी मुद्रा कहला रही थी। स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा गया।
अगला क्वेश्चन पढ़िए, गुप्त संवत की स्थापना किसने करी? तो गुप्त संवत अभी मैंने बताया था आपको। देखिए सूर्यगुप्त जो है वो तो क्या है, गुप्त वंश का ही संस्थापक है। तो ये गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। 250 आपका एडी के समथिंग ये जो है इसने आपकी स्टार्टिंग किया गुप्त वंश को। गुप्त वंश जो चला था हमारा, गुप्त वंश देखिए 250 से 550 एडी तक शासन किया भारत पर गुप्तों ने। गुप्त वंश जो है वैश्य प्रजाति के लोग थे। घटोत्कच देखिए, घटोत्कच जो है सेकंड गुप्त शासक है। घटोत्कच सेकंड गुप्त शासक है, श्रीगुप्त का पुत्र है घटोत्कच, ये सेकंड गुप्त शासक है। 280 से लगभग 319 तक शासन किया। इसका पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 335 तक राज शासन करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम है। क्वेश्चन आ रहा है गुप्त संवत की स्थापना किसने करी? तो गुप्त संवत की स्थापना करने वाला व्यक्ति चंद्रगुप्त प्रथम है। 319 में गुप्त संवत स्टार्ट की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण का जो वर्ष है वो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्कस नहीं किया था इसलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला था यहाँ पर हमारा, तो यहाँ हम इसको डिस्कस करते हैं। सती प्रथा होती क्या है? देखिए सती प्रथा एक हमारी ऐसी पौराणिक एक प्रथा चली आ रही है। अब तो खैर ये समाप्त सी है, कहीं कहीं कुछ एक्सीडेंटल घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, अदरवाइज अब ये नहीं है। तो सती प्रथा में होता क्या, देखिए पहले बहुत समय के पहले की हम बात करें तो कुछ महिलाओं ने अपनी मर्जी से अपने पति के साथ अपने आप को कुर्बान कर दिया, अब सेक्रीफाइस कर दिया, आग में उसकी चिता में साथ जल गई, मृत्यु को प्राप्त कर लिया और बाद में ये कुप्रथा बन गई। तो समाज के लोगों ने, घर के लोगों ने जबरदस्ती महिलाओं को अब उसके पति के साथ जलाना शुरू कर दिया, एक कुप्रथा बन गई सती प्रथा। इसका प्रथम अभिलेखी साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए एरण अभिलेख से हमें ये साक्ष्य प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक अभिलेख है, एरण अभिलेख प्राप्त होता है, ये भानुगुप्त का अभिलेख है। इससे पहले आपको चर्चा करी थी मैंने, तो भानुगुप्त का ये अभिलेख है। भानुगुप्त का मित्र था सेनापति जो घोड़ों से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसकी पत्नी ने सती हो गई थी। उसका जिक्र इस एरण अभिलेख में हमें पहली बार देखने को मिलता है। मध्यकाल तक ये प्रथा बहुत अपने चरम कुरीति पर फैली हुई थी, जिसे आपके विलियम बेटिंग ने कानून बना के भारत से आपका 1829 में समाप्त किया। तो कब खत्म करी गई? 1829 में कानून बना के इसको खत्म किया गया। ये सांची देखिए एमपी में है, यहाँ पर सांची का एक स्तूप है और ये अशोक ने बनवाया था, ये अशोक का यहाँ पर बना हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख जो है बड़ा प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ का, जूनागढ़ अभिलेख ये देखिए रुद्रदामन का है। तो रुद्रदामन का ये शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई झील का और बांध का जिक्र इसमें किया गया है। एरण अभिलेख आप याद रखेंगे, सती प्रथा के साक्ष्य के रूप में ये पहला अभिलेख जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि देखिए जो भी हमारे राजा महाराजा रहे हैं, ये सबके इनकम का जो स्रोत रहा है वो इन सभी के इनकम का जो स्रोत रहा है वो रहा है भू राजस्व। जनता से, जो किसानों से उत्पादन खेत का होता है उससे अपने एक हिस्से प्राप्त करते रहे हैं। गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर क्या थी? देखिए उपज का आधा भाग ध्यान रखें, उपज का जो लिया गया है वो मध्यकाल में लिया गया है। तो मध्यकाल और अंग्रेजों ने ये शोषण किया है जनता का। इस समय बहुत कम दर रहती थी। उपज का चौथा भाग देखें तो ये मेगस्थनीज के अनुसार है। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज देखिए यूनानी एक राजदूत है, सेल्यूकस निकेटर का भारत में भेजा हुआ एक यूनानी राजदूत है जो भारत में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने भारत के बारे में लिखा है। उसने कहा है कि भारत में जो मौर्य काल में दर थी राजस्व की वो 1/4 थी, लेकिन
हम जो यहाँ क्वेश्चन को ऑथेंटिक मानेंगे वो है ये वाला भाग। आंसर जो है इसका वो क्या है, राजस्व का छठा भाग है। देखिए उपज का क्या है, 1/6 या छठा भाग है। ये किसने कहा है, ये अर्थशास्त्र के अनुसार है। अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थात चाणक्य ने जो दर बताई है वो 1/6 बताई, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/6 होगा। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन आयोजित किया था वो कहाँ पर है। देखिए काशी, प्रयाग, अयोध्या या सारनाथ है। तो आपके अनुसार क्या इसका उत्तर होगा, मन में जरा सोचें इसके बारे में। देखिए काशी जो है वाराणसी है ना, तो वाराणसी, और ये प्रयाग है, और अयोध्या और सारनाथ। तो इसका जो उत्तर है हमारा वो है प्रयाग। प्रयाग यानी कि इसे इलाहाबाद कहा जाता था। तो इलाहाबाद प्रयागराज में हर आपका 5 वर्ष पर ये एक धर्म सम्मेलन आयोजित करता था। उसमें इसने एक बार धर्म सम्मेलन में ह्वेनसांग, एक बौद्ध भिक्षु, ये चीन से आया था सन्यासी, उसको यहाँ का अध्यक्ष बना दिया था, जिसको उन्होंने बौद्ध महासम्मेलन कहा है। तो इसकी बात की जा रही है, प्रयाग में ये करता था। काशी देखिए वाराणसी, वरुणा नदी के तट पर, वरुणा नदी के किनारे गंगा के तट पर बसी हुई नदी है, शहर है वाराणसी, इसे काशी कहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर यहीं पर है। दुनिया का सबसे प्राचीन नगर कहलाता है काशी, है ना, वाराणसी सबसे प्राचीन नगर कहलाता है। और ये देखिए अर्धचंद्राकार, कैसी है, अर्धचंद्राकार, तो जैसे आधा चंद्रमा होता है इस तरह से ये बसी हुई है काशी। बहुत सारे आपका जीके है काशी का, बाद में इसको भी डिस्कस करेंगे। अयोध्या देखिए, अयोध्या राम मंदिर के लिए, राम की जन्मभूमि के लिए रूप में जानी जाती है, और कई सारे हमारे जैन दिगंबरों के लिए भी ये जानी जाती है अयोध्या। सारनाथ देखिए वाराणसी के पास है, जहाँ पर बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। तो ये बुद्ध के पहले उपदेश के लिए और अशोक के सारनाथ स्तंभ के लिए जानी जाती है, जहाँ से हमारा नेशनल एम्बलम हमें प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन देखिए अगला, कादंबरी के लेखक कौन है। तो कादंबरी के लेखक जो हैं, कादंबरी के लेखक देखिए कालिदास, कौटिल्य, हर्ष और बाण। तो देखिए कालिदास नहीं है ना, कौटिल्य नहीं है, और हर्ष देखिए, हर्ष जो है वो वर्धन वंश का शासक है। और हम कह सकते हैं इतने बड़े विशाल राज्य पर राज्य करने वाला अंतिम हिंदू शासक है हर्षवर्धन। इसके बाद हम जो है प्राचीन भारत का पढ़ना बंद कर देते हैं। तो प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक जो है वो हर्षवर्धन है। इसका दरबारी कवि था बाणभट्ट, इसका जो आंसर है वो बाणभट्ट है। बाणभट्ट ने कादंबरी नामक किताब लिखी। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि है, इसने कादंबरी नामक किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो देखिए आपको बता दें, वर्धन वंश जो है, जिसे हम बोलते हैं वर्धन वंश की स्थापना, संस्थापक देखिए पुष्यभूति था। तो संस्थापक था पुष्यभूति, इस वंश का संस्थापक था, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, है ना। और प्रभाकर वर्धन स्वतंत्र शासक था। राज्यवर्धन इसका पुत्र है। राज्यवर्धन फिर बना हर्षवर्धन राज्यवर्धन का भाई है ना। तो इस तरह से शासन चला है। इनके जो वंश का जो राजधानी थी वो थी, देखिए यहाँ पर थानेश्वर। कहाँ पर है, तो पंजाब में थानेश्वर इनका आरंभिक राजधानी है, जहाँ पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई, जहाँ पर राजवर्धन राज कर रहा था, जब तक कि उसकी हत्या नहीं हो गई। कहानी ये है कि राजवर्धन राज कर रहा था, राजवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ मौखरी वंश के राजा गृहवर्मन से। गृहवर्मन की हत्या पाल वंश के राजा शशांक ने और आपके मालवा के शासक देवभूति ने करवा दी, और राजश्री को कैद कर लिया गया था। राजवर्धन बदला लेने के लिए आया।
रास्ते में धोखे से शशांक ने राजवर्धन की भी हत्या करवा दी। इस तरह से हर्षवर्धन शासक बना और हर्षवर्धन शासक बनते ही अभियान पे निकल आया आपके उत्तर के लिए, नीचे की ओर है ना। तो जब कन्नौज तक पहुंचा, यहाँ उसने आके शशांक को परास्त किया, देवभूति को परास्त किया और कन्नौज पर अधिकार प्राप्त किया। तो उसे मालूम पड़ा कि राजश्री कन्नौज से वहाँ से जो निकल के विंध्याचल की ओर जा चुकी है, वो कन्नौज में पुनः राजश्री को लौटा के लाता है। राजश्री की सहमति से हर्षवर्धन जो है कन्नौज का भी शासक बन जाता है। अब तक कहाँ का था? थानेश्वर का शासक था। अभी एक दो क्वेश्चन और हमारे यहाँ से इस वन से हैं, तो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो थानेश्वर पहली राजधानी है इनकी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? यानी 5 राज्य हराकर इसने अपने राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने पंजाब से और पूरब और मध्य भारत तक अपने राज्य को फैलाकर लाया हर्षवर्धन। तो ऑप्शन देखिए, पंजाब तो ठीक है, इसका राज्य था। कन्नौज इसकी बहन का राज था, वहाँ जिसने जीता। बंगाल में शशांक राज कर रहा था, उसे हराया इसने, है ना। और बिहार, ठीक है, बिहार में पाल वंश का राज कहाँ तक था? सॉरी, गौड़ वंश का राज जो था वो आपका बिहार और बंगाल तक था, ठीक है। जयपुर इसमें नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन निकल जाएगा। अब देखिए, पंजाब है, ठीक है, कन्नौज है, ठीक है, बंगाल, बिहार, जो कि गौड़ वंश का राजा यहाँ तक था, उड़ीसा, ये भी ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, है ना, ये है, और राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार। उत्तर प्रदेश जैसा कोई उसमें कंसेप्ट नहीं था। इसका जो ऑप्शन है हमारा वो है बी। तो आंसर बी जो है इसका उत्तर आएगा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक राज्य स्थापित किया हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित के किस क्रम में भारत आए? तो ये लोग जो भारत आपके यात्री हैं, ये भारत कब कब आए, किस क्रम में आए? टॉमस रो है, फाहियान है, हुएनसांग है। देखिए, इनमें से 2 तो चीनी यात्री हैं और एक आपका अंग्रेज यात्री है। टॉमस रो जो था वो आपका भारत आया था 1615 में आया था। फाहियान जो आपका आया था वो लगभग 399 और 400 ईडी के आसपास आया था। हुएनसांग जो था वो आपका 640 और 50 के बीच में भारत पहुंचा था। तो ये अब क्रम आपको मालूम पड़ गया, वो लगा लीजिए। देखिए, सबसे पहले आया था हमारा फाहियान, नंबर 2, फिर आया था हुएनसांग, नंबर 3, फिर आया था टॉमस रो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका रहेगा। टॉमस रो भारत आने वाला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा प्रमुख अधिकारी था, जो जहांगीर से मिला था 1615 में, है ना। फाहियान आया था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में आया था, और हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री था। क्वेश्चन पढ़िए, हर्षवर्धन के समय में की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो हर्षवर्धन के शासनकाल की जो घटनाएं हैं हमें किसकी किताबों में देखने को मिलती हैं? इसमें बाणभट्ट नहीं है। देखिए, बाणभट्ट होता तो हम बाणभट्ट लगाते, लेकिन बाणभट्ट इसमें नहीं है, क्योंकि वो हर्षवर्धन का ही समय का इतिहासकार भी और कवि भी है। हरिसेन है, हरिसेन जो था हमारा वो समुद्रगुप्त, किसका था ये तो समुद्रगुप्त का है। तो पहले का जो व्यक्ति है वो आगे की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, वाल्मीकि नहीं बन सकता है। कल्हण देखिए, ये हमारे कश्मीर के 11वीं सदी के शासक हैं, वो लेखक हैं। तो 11वीं सदी के लेखक हैं ये। कालिदास देखिए बहुत पहले के हैं, लगभग हम बात करें तो 400 के आसपास की बात है। आर्यभट्ट भी उसी समय के हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा कौन? जो बाद वाला आएगा। तो बाद वाला ही पीछे वाले की बात बता सकता है, पहले आने वाला आगे करेगा तो भविष्यवाणी कहलाएगी, वो इतिहास या नहीं कहलाएगा। तो आंसर क्या आएगा? कल्हण की किताब है राज तरंगिणी, बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी में इन्होंने कश्मीर का पूरा इतिहास दिया है, और पंजाब तक का जब इतिहास दिया उन्होंने कश्मीर का, तो इसमें हर्षवर्धन और वर्धन वंश का इतिहास भी इसमें जानकारी दी गई है। वैसे बाणभट्ट होता तो बाणभट्ट इसको हम लगाते, ठीक है। आर्यभट्ट ये देखिए यहाँ पर आए हैं। तो आर्यभट्ट भारत के इतिहास के बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं।
गणितज्ञ हैं, और साथ ही साथ देखिए ये हमारे खगोलज्ञ भी हैं, है ना, खगोलज्ञ भी हैं। तारों की, ग्रहों की, नक्षत्रों की बात करने वाले व्यक्ति। आर्यभट्ट के बारे में थोड़ी सी आप जीके देख लीजिए, ये गणितज्ञ कहलाते हैं। तो ये गणितज्ञ हैं भारत के, और गणितज्ञ होने के नाते इन्होंने शून्य, जीरो का आविष्कार, देखिए आविष्कार कहेंगे इसको हम, इससे पहले कोई इसका उपयोग मैथमेटिक्स में नहीं करता था। जीरो भारतीय सब जानते थे, हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही ब्रह्मांड को अंडाकार बताया गया है, पृथ्वी को गोल बताया गया है, तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। और वास्तव में जीरो की खोज भारत में ही हो सकती थी, क्योंकि भारत स्टार्टिंग से ही, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, वो ब्रह्मांड को कैसे मानते हैं, गोल मानते हैं, जीरो का मानते हैं। तो यहाँ पर ये खोज होनी थी, जीरो को उन्होंने लगा दिया। और देखिए ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसमें सब कुछ खो जाता है, इसलिए जीरो इतना विशाल है, इसमें आके सब कुछ खो जाता है। अगर जीरो से आप गुणा करेंगे किसी की तो वो भी जीरो हो जाता है, ब्रह्मांड में जो जाएगा ब्रह्मांड का हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने इसकी खोज करी। जीरो को लगते ही मैथमेटिक्स अपने पूर्ण रूप में आ गया, गिनतियाँ हमारी 10 हो गई, और उसके बाद हम 10, 11, 12 अंकों में लिख सकते थे। इसके अलावा पाई, देखिए पाई का मान उन्होंने दिया, पाई का दशमलव मान देने वाले व्यक्ति कौन है गणित में, आर्यभट्ट हैं। साथ ही साथ देखिए ग्रहण का सिद्धांत, अभी 25 तारीख को ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण लगेगा। ग्रहण कैसे लगते हैं ये पहली बार बताया आर्यभट्ट ने। और पृथ्वी की, ध्यान रखें उस समय कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, कोई ऐसा सैटेलाइट नहीं था, उसके बाद भी पृथ्वी की परिधि नापने वाले, परिधि बताने वाले पहले व्यक्ति कौन है, आर्यभट्ट हैं। तो महान खोजें भारत में हुई हैं, आपको ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो परिधि ज्ञात करने वाले, और ध्यान रखें आज जो परिधि बहुत सटीकता से निकाली जाती है उसके बहुत करीब इन्होंने निकाली थी। तो ये आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे, नवरत्नों में नहीं थे, पटना से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। तो हर्षचरित पुस्तक देखिए आर्यभट्ट नहीं लिखेंगे, बाणभट्ट है ना, विष्णुगुप्त नहीं लिखेगा, परिमल गुप्त नहीं लिखेंगे। इसको कौन लिखेगा, इसका ये लिखेगा हमारा बाणभट्ट, क्योंकि ये क्या है, हर्षवर्धन के समय का कवि है। तो बाणभट्ट ने लिखी हर्षचरित, जिसमें हर्षवर्धन के शासन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। आर्यभट्ट आए हैं, तो देखिए इनकी किताब का नाम है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम इनकी पुस्तक का नाम है, जो आपकी गणित की बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, बाकी तो सभी शासक हैं। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो देखिए ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी देखिए, तो पहली राजधानी जो थी वो ये थी, लेकिन हर्षवर्धन जहाँ से राज कर रहा था, हर्षवर्धन जहाँ से राज उसने किया अपने पूरे जीवन भर, वो थी कन्नौज। तो आंसर यहाँ लगाएंगे कन्नौज। वर्धन वंश पूछेगा तो थानेश्वर हो जाएगी, क्योंकि वर्धन वंश तो थानेश्वर से राज कर रहे थे, लेकिन राजा बनते ही हर्षवर्धन कन्नौज की ओर मार्च करता है, और कन्नौज में अपनी बहन को वापस लाता है। कन्नौज के पास हम देखें, आसपास देखें तो कन्नौज बनाता है, यहाँ मालवा को जीतता है। यहाँ पर हम देखें तो ये पूरे आपके, जिसका नाम है गौड़, है ना, गौड़ शशांक को हराता है, ये मालवा को हराता है। और यहाँ हमारी कौन है, तो इस पूरे एरिया पर शासन करने वाला, इतने बड़े एरिया पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक वो है हर्षवर्धन है। फिर शासक तो हुए हिंदू, लेकिन वो कम छोटे छोटे एरिया पर थे। इसके बाद हम देखें तो शिवाजी, और उसके बाद बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव जैसे पेशवा रहे, जिन्होंने अपने राज्य को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक फैलाया, जो हिंदू राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। बाकी अंतिम कौन है, हमारा हर्षवर्धन है। तो आंसर लगाएंगे कन्नौज लगाएंगे। यहाँ पाटलिपुत्र देखिए, पाटलिपुत्र जो है वो गुप्त वंश तक की शासन हमारी राजधानी रही है। कहाँ से, आपके मगध साम्राज्य से। तो मगध साम्राज्य से होते हुए गुप्त साम्राज्य तक पाटलिपुत्र पटना राजधानी रही। प्रयाग यहाँ भी किसी राजधानी चर्चित आपके शासनों में रही, शासकों में रही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका। तो देखिए हर्षवर्धन बड़े ही विशाल और साम्राज्य का स्वामी था, ताकतवर था, लेकिन फिर भी वह दक्षिण भारत को नहीं जीत पाया, दक्षिण तक राज्य नहीं फैला पाया, अगला समुद्रगुप्त नहीं बन पाया। कारण था दक्षिण में शक्तिशाली राज्य, और वो था पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का
चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के इस अभियान को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, परास्त कर दिया हर्षवर्धन को, और इस तरह से दक्षिण की ओर प्रसार हर्षवर्धन का नहीं हो पाया। चालुक्य शासकों ने इसे हरा के आगे बढ़ने से रोक दिया। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, और ये कहाँ से था? यूनान से आया था, यूनानी था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था आपका फाहियान, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में आया था ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग का समकालीन चीनी शासक कौन था? तो जिस प्रांत में ह्वेनसांग निवास करता था और वहां से आया था, तो ह्वेनसांग भी देखिए जिस रास्ते से आपका फाहियान आया था, मध्य एशिया होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, और ये यहाँ के पटना में पहुंचा, नालंदा पहुंचा, नालंदा में विक्रमशिला होते हुए दक्षिण गया, और यहाँ श्रीलंका होते हुए फिर से ये चीन चला गया। इसका मार्ग है आपका आने का, इसका ह्वेनसांग का। इस समय जो शासन था इसका वो ताइसुंग, तो ताइसुंग नाम का राजा इसके समय चीनी में शासन कर रहा था। ऐसे देखिए सी यू की जो आया है वो इसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये इसका यात्रा वृत्तांत इसमें कहलाता है सी यू की। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इस समय देखिए जो सबसे पॉपुलर विश्वविद्यालय था वो था नालंदा, तो ये यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। लेकिन विक्रमशिला भी इस समय था आपका विश्वविद्यालय, तो ये अच्छा विक्रमशिला देखिए पाल वंश ने बनाया था, तो ये नालंदा ने किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया, और यहाँ से बहुत सारे बौद्ध धर्म की पुस्तकों को, दर्शन को लेकर ये आगे गया था, है ना। तक्षशिला कहाँ पर है? तक्षशिला जो था हमारा पाकिस्तान, आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर है। दुनिया का विश्व का पहला विश्वविद्यालय है, तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। तो ध्यान रखें भारत उस समय से दुनिया के लोगों को पढ़ा रहा है जब दुनिया में सभ्यता नहीं थी, है ना, तो ये ध्यान रखें, अभी नया नहीं है, मध्यकाल में आते आते हमारी स्थिति बिगड़ गई थी। किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की? भीनमाल पड़ता है राजस्थान में, एक शहर है भीनमाल, तो काफ़ी चर्चित स्थान रहा है। भीनमाल की यात्रा करी, तो भीनमाल की यात्रा करने वाला कौन सा आपका यात्री रहा है? देखिए फाहियान, संगयुंग, ह्वेनसांग, तो इसमें आंसर हमारा ह्वेनसांग भीनमाल गया था। देखिए सबसे पहले ये व्यक्ति आया नंबर 2 पर, ये आया, और नंबर 3 पर आने वाला व्यक्ति कौन है? ये 3 चीनी यात्री भारत आए थे, तीनों को क्रम से याद रख लें, फाहियान है और ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग आया था, तो ये हाँ जिसमें भीनमाल गया था हमारा ह्वेनसांग। सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सी यू की मैंने बताया था आपको, सी यू की यात्रा जो विवरण है हमारा वो ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। मेगस्थनीज की किताब का नाम है इंडिका, इसने इंडिका नामक किताब लिखी थी, सेल्यूकस निकेटर का भेजा हुआ, भारत आया था। अलबरूनी देखिए, अलबरूनी जो था वो एक मुस्लिम, कौन है? भारत आने वाला मुस्लिम यात्री है, मुस्लिम इतिहासकार है ये अलबरूनी, जो गजनवी के शासन, महमूद गजनवी, तो गजनवी के साथ आया था भारत में, और भारत आके संस्कृत पढ़ने वाला पहला मुस्लिम विद्वान है अलबरूनी। फाहियान हम बात कर चुके हैं, कब आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बाण ने थानेश्वर, बाण ने थानेश्वर, क्या क्या लग गया? अबे क्यों परेशान कर रहे हो?
पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए बताया, तो अतिथियों के लिए थानेश्वर को क्या कहा है बाण भट्ट ने? तो उसने कहा है, देखिए, चिंतामणि भूमि कहा है। चिंतामणि भूमि कहा गया है किसको? थानेश्वर को। थानेश्वर के वैभव के बारे में बाण भट्ट लिखता है कि थानेश्वर में बहुत वैभव है। थानेश्वर क्या है? व्यापारियों की और किसानों की नगरी है, बहुत संपन्नता है और अतिथियों को वहाँ अच्छे से स्वागत किया जाता है। तो चिंतामणि भूमि कहा है व्यापारियों के लिए, इसने लाल भूमि कहा गया है। तो किसके लिए? व्यापार के लिए बहुत अच्छी दशाएं हैं यहाँ पर, तो व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा गया है। तो ये हम देखिए, ये हमने आज प्राचीन भारत से आपके, जिसमें गुप्त काल, हर्षवर्धन के काल के संबंध में आपकी क्वेश्चन सीरीज को, आज मॉक टेस्ट को मैंने बताया, पूरा डिस्कशन करते हुए कंसेप्चुअल आपको मैंने जानकारी दी है। आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर कुछ आपको कुछ और चाहिए तो आप मैसेज करके उसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ मिल के पूछ सकते हैं। चैनल को देखिए, वीडियो देखिए, अधिक से अधिक देखिए, इसे फैलाइए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जो नए व्यूवर हैं उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली क्लास तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।